What is a QR code? देखो, this is a very important question. इसका फुल फॉर्म आ सकता है. QR code stands for Quick Response Code. ये होता क्या है? आपने इस तरह की इमेजेस देखी होंगी. हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. आज हम करेंगे क्लास 7 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी का क्वेश्चन बैंक. इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. सो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती है हमारी टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट्स. जो फॉलो करते हैं दे ऑलरेडी नो थरली चैप्टर के सीक्वेंस में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. एंड क्लास 7 के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ अवेलेबल है फॉर डाउनलोड ऑन द वेबसाइट studyvidshraddha.in. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ टू डाउनलोड. सो ये वेबसाइट का होम पेज है studyvidshraddha.in. यहाँ आपको मेंबरशिप लेनी होगी. अभी 50% ऑफ चल रहा है. सब्जेक्ट वाइज भी मेंबरशिप अवेलेबल है एंड कॉम्बो प्लान भी है सब सब्जेक्ट्स का. मेंबर एरिया में जाके यू हैव टू गो टू स्टडी मटेरियल्स. स्टडी मटेरियल में जाके क्लास 7th में जाके यू हैव टू गो टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट. वेबसाइट पर ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे मैं स्टडी मटेरियल अपलोड करती रहती हूँ. बहुत ही हाई क्वालिटी प्रीमियम स्टडी मटेरियल है. फॉर एग्जाम्पल अगर एसिड्स बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस साइंस की बात करें तो एक्सप्लेनेशन पीपीटी है. ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स है. ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है. ये रिवीजन वर्कशीट है जो टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस है. ये उसकी आंसर की है. फिर हर चैप्टर का इन्फोग्राफिक है. सैम्पल पेपर मिल जाएगा आपको चैप्टर वाइज. सैम्पल पेपर का आंसर की मिल जाएगा. एंड जो क्विज है, क्विज इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द वेबसाइट. क्विज करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो टू द क्विजेज एरिया. अभी मैंने एक ही चैप्टर के क्विज डाली है. जैसे जैसे मैं और क्विज डेवलप करूंगी यू कैन टेस्ट योरसेल्फ. सिमिलरली सोशल साइंस का सारा स्टडी मटेरियल इस पे अपलोड हो रहा है. हिंदी का हो रहा है, मैथ्स का हो रहा है. सो प्लीज डू विजिट द वेबसाइट एंड चेक इट आउट. ये इस चैप्टर के डिटेल नोट्स हैं. बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में विद मेनी रिच विजुअल्स. आपको अच्छा लगेगा इसमें से. ये नोट्स एक बार कर लोगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं लगेगी. पूरा एनसीईआरटी चैप्टर इसमें पॉइंट वाइज गिवन है. ऑल द स्टडी मटेरियल यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट. Let's start with the question bank of this chapter. Like in all other videos, chapter के sequence में ही है question answers. So question answers करते करते chapter भी हमारा हो जाएगा. First question है what is barter system? A very important question. What is barter system? Name a few commodities that were used in the barter system. So the barter system is a way of exchanging goods and services without using money. ठीक है, exchanging और without using money ये दोनों keywords आना बहुत जरूरी है आंसर में. पुराने जमाने में क्या commodities यूज होती थी barter system में? ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेजेस दिख रही हैं ये सारी कमोडिटीज यूज होती थी इन एंशिएंट टाइम्स. क्या क्या? कॉरी शेल्स, सॉल्ट, टी, टोबैको, क्लॉथ, कैटल यानी कि काउस, गोट्स, हॉर्सेस, शीप, सीड्स. ठीक है, पीपल एक्सचेंज्ड दीज कमोडिटीज बेस्ड ऑन म्यूचुअल नीड एंड वैल्यू. सो यही सब चीजें यहाँ लिस्ट की हुई हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज जॉनबिल मेला? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? सो जॉनबिल मेला क्या है? एक 3 डे एनुअल मतलब जो साल में एक बार होता है, सोशियो कल्चरल फेयर है, मेला है. जॉनबिल में होता है इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम. जॉन का मतलब होता है मून एंड बिल मीन्स वेटलैंड इन असामीज. ये मेला किससे स्टार्ट होता है? अग्नि पूजा से स्टार्ट होता है. अग्नि पूजा मीन्स वर्शिप ऑफ फायर. इट स्टार्ट्स विद अ प्रेयर फॉर यूनिवर्सल वेलबींग. जॉनबिल मेला का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशलिटी क्या है? यहाँ अभी भी आपको बार्टर सिस्टम दिखता है. बार्टर सिस्टम बहुत एंशिएंट है, अब तो वो रिप्लेस हो गया है मनी से, बट जॉनबिल मेला में अभी भी आपको बार्टर सिस्टम दिखता है. सो इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइविंग बार्टर फेयर्स इन द वर्ल्ड. ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था व्हेन द चीफ्स ऑफ टीवा, कार्बी, खासी एंड जैनशिया ट्राइबल कम्युनिटीज गैदर्ड. इकट्ठा होते थे इन चारों ट्राइब्स के लोग टू डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस. बट लेटर ऑन क्या हुआ? पहले तो ये लोग जब मिलते थे, चारों कम्युनिटीज के लोग, चारों ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग, तो पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करते थे. बट सब्सिक्वेंटली सामान एक्सचेंज करने लगे. फॉर एग्जाम्पल, जो सामान पहाड़ों पे मिलता है वो प्लेन्स में नहीं मिलता, एंड जो सामान प्लेन्स में मिलता है पहाड़ों पे नहीं मिलता, तो आपस में एक्सचेंज करने लग गए वो. सो वो अभी भी होता है वहां. सो पीपल एक्सचेंज लोकल प्रोडक्ट्स. लोकल मतलब जो उनके कम्युनिटी की स्पेशलिटी है, जो प्रोडक्ट लाइक रोड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी. इतना लिखोगे बहुत है. वैसे एनसीईआरटी में ये सब गिवन है दैट हैंडमेड गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स फाउंड इन हिली रीजन्स एंड पीपल फ्रॉम हिल्स एक्सचेंज दीज गुड्स विद पीपल फ्रॉम प्लेन्स. एंड प्लेन्स पे ऐसा क्या मिलता था जो हिल्स पे इजीली ग्रो नहीं करता था? राइस, केक्स एंड अदर सच फूड आइटम्स.
नेक्स्ट करते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बार्टर दैट स्टिल एग्जिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स। आज की डेट में आपको ये एक्सचेंज कहाँ दिखता है, बार्टर कहाँ दिखता है? बेस्ट एग्जांपल है बुक एक्सचेंज क्लब्स। कैसे? आपके पास मान लो एक बुक है, मान लो जेरेनिमो है, आपके फ्रेंड के पास है रोआल्ड दाल की कोई बुक, सो आप उसको बोलोगे लेट्स एक्सचेंज बुक्स, मैं रोआल्ड दाल ले लेता हूँ, तुम मेरे से जेरेनिमो ले लो, दैट वेज। एक्सचेंज के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? स्वैप करना। सो स्टूडेंट स्वैप ओल्ड बुक्स विद फ्रेंड्स विदाउट एनी मनी। ठीक है, जो बुक आपने पढ़ ली आप उसको एक्सचेंज कर लेते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक और एग्जाम्पल है ओल्ड क्लोथ्स फॉर न्यू यूटेंसिल्स। छोटे शहरों में आज भी होता है, वेंडर जो होता है वो घर आता है, नए यूटेंसिल्स लेके आता है एंड इन एक्सचेंज क्या ले जाता है? यूज्ड क्लोथ्स ऑफ फैब्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में से एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट इज मनी, व्हाट इज इट्स बेसिक पर्पस। पैसा क्या होता है? वो एक कॉमन टूल है जो सबको चाहिए, है ना? सो दैट एवरीबडी एक्सेप्ट्स एंड यूजेस टू मेक और रिसीव पेमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिक पर्पस क्या है? इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अरे कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं ना चैप्टर में, वो हमको जो के तो यूज करने चाहिए। अब इसके लिए कोई और अपनी इंग्लिश नहीं जाननी है। मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज फ्रेज इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड मनी। हमको 2 to 3 डिफरेंसेस लिखने आने चाहिए, मैंने आपको 5 डिफरेंसेस दे दिए विद एन एग्जांपल। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी में क्या होता है? एक्सचेंज इज डन यूजिंग अ कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम। ठीक है, इसका क्या होता है बार्टर सिस्टम में? नो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट्स एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। अभी आगे के 5-6 क्वेश्चंस करेंगे ना तो इन सब टर्म्स के मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज रिक्वायर्ड इन बार्टर सिस्टम। ये क्या होता है? इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, अभी डिटेल में करेंगे। मनी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बार्टर सिस्टम में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। मनी इज इजीली डिविजिबल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कोई चीज जो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। बार्टर सिस्टम में गुड्स में पेरिश, ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, पेरिश मतलब खराब हो जाना। मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम एक्सचेंजिंग व्हीट फॉर शूज, एंड मनी का एग्जांपल हो गया बाइंग शूज विद रुपीज, मतलब शूज को आप व्हीट के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, आप उसको पैसे देके खरीद रहे हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द मेन लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लेना। द मेन लिमिटेशंस ऑफ द barter system were double coincidence of wants, measure of value, divisibility, portability, durability. Double coincidence of wants का मीनिंग क्या है? आगे क्वेश्चन भी है, what is double coincidence of wants? कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? इत्तेफाक। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? डबल इत्तेफाक। मतलब जो चीज आपके पास है वो सामने वाले को चाहिए, और जो सामने वाले के पास है वो आपको चाहिए, और एग्जैक्टली सेम टाइम पर चाहिए। सो ऐसा इत्तेफाक होना इज डिफिकल्ट। आपके पास जेरेनिमो है, सामने वाले के पास रोआल्ड दाल है, आपको रोआल्ड दाल चाहिए तो आप उसके पास जाओगे, बट सामने वाला बोलेगा मुझे जेरेनिमो नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट। तो क्या करोगे आप? छीना झपटी थोड़ी ना कर सकते हो। So it's difficult that both parties have exactly what the other wants. Measure of value. It is difficult to compare the value of goods in barter system. आपने wheats को shoes के साथ exchange कर लिया, अब इनके values को आप compare नहीं कर सकते हो कि shoes ज़्यादा valuable है या wheat ज़्यादा valuable है। जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसके लिए valuable है, सीधी सी बात है ना? Divisibility. Some goods like ox, ये जो NCERT में example है, cannot be divided into smaller parts. So अगर किसी को sweater भी चाहिए, shoes भी चाहिए, बट उसके पास एक ही ऑक्स है, तो क्या ऑक्स के 2 हिस्से करेगा? आधा ऑक्स शूज से एक्सचेंज कर लिया, आधा ऑक्स उसने स्वेटर से एक्सचेंज कर लिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। सो डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। देन पोर्टेबिलिटी। हेवी गुड्स लाइक कैटल और बैग्स ऑफ मीट आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड फॉर ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। एंड देन ड्यूरेबिलिटी। गुड्स लाइक wheat और फूड rot or get spoiled over time and cannot be stored for long. अब यही वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है? हाउ डज द एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मर विद एन ऑक्स इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। सो ये जो ऊपर हमने 5 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, यही 5 प्रॉब्लम्स हम यहाँ भी लिखेंगे, बट इस आंसर में हम मीनिंग नहीं लिखेंगे, हम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस की क्यों है प्रॉब्लम, मेजर ऑफ वैल्यू की क्यों है प्रॉब्लम। सो बुक में जो फार्मर विद एन ऑक्स का एग्जाम्पल है उसी को हम यहाँ कर रहे हैं। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस में क्या है? दैट द फार्मर मस्ट फाइंड समवन हु वांट्स an ox
एंड ही शुड हैव व्हाट ही नीड्स, मतलब जो फार्मर को चाहिए वो उसके पास होना चाहिए. मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हीट इक्वल टू वन पेयर ऑफ शूज. वन पेयर ऑफ शूज जो है, is it equivalent to 2 bags of wheat? Is it equivalent to 3 bags of wheat? So it's very difficult to measure the value. Divisibility, he cannot give half an ox for a sweater. Obviously, ox के दो हिस्से नहीं कर सकता, like I said. Portability, he must carry the ox and then heavy bags of wheat everywhere. Durability, wheat he receives will rot or get eaten by rats, so the farmer cannot store wheat for long. Next करते हैं question number 8. What is meant by double coincidence of wants? Why was it a problem? Very very important question. Double coincidence of wants क्या होता है? Double coincidence of wants वो situation है where two people each have something the other wants at the same time. At the same time लिखना बहुत जरूरी है. And why was it a problem? Because ऐसे situation arise होना बहुत difficult है. It's very difficult to find two such people at the same time and place जिनके पास एक दूसरे के मतलब की चीज है. Then this made trade slow and inconvenient. For example, a farmer with an ox could not easily find someone who had shoes and wanted an ox. ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है. ट्रेड इस वजह से स्लो एंड इनकन्वीनियंट था बिकॉज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये सारे जो लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम के वो एक एक हम डिटेल में कर रहे हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड हाउ डिड एब्सेंस अफेक्ट ट्रेड? A common standard measure of value क्या होता है? It is the agreed upon worth for a transaction that helps compare the value of different goods and services. Its absence affected trade because the worth of goods could not be determined easily. People could not easily compare the value of different goods. And it was difficult to decide how much of one item should be exchanged for another. So as a result, trade became slow and inconvenient. Barter system के सारे limitations में ये तो problem आ ही रही थी कि trade impractical था या slow and inconvenient था. Next, what is meant by the problem of divisibility in the barter system? Give an example. Problem of divisibility क्या होता है? It means that some goods like ox cannot be divided into smaller parts. Divisibility का basically मतलब लिखना है. Example अभी हमने ऊपर किया कि farmer को अगर सिर्फ sweater चाहिए, he cannot just give a part of the ox to the sweater seller. Ox के दो हिस्से नहीं कर सकता. The ox had to be given as a whole. Obvious है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी इन द बार्टर सिस्टम? पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना. सो प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी मींस दैट इन द बार्टर सिस्टम लार्ज एंड हेवी गुड्स सच एज कैटल और बैग्स ऑफ व्हीट वर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड फॉर ट्रेड. सो बेसिकली हर वर्ड को बार्टर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है आपने. Next, what is the problem of durability in the barter system? Problem of durability in barter system means commodities like wheat or food used in the barter would get rot or get spoiled over time, so they could not be stored for long. अब इन पांचों limitations की वजह से क्या हुआ? Money came into existence. वही लिखना है next question में. Why did money come into existence? So money came into existence because the barter system had many limitations. ये लिख दोगे तो आधा नंबर तो यही लिखने का मिल जाएगा. Reasons क्या थे? जैसे जैसे ट्रेड ग्रो हुआ, barter became impractical and a common medium of exchange was needed. Why? To make the trade easier. So money ने ये problem solve कर दी. Money वो medium of exchange बन गया. So money solved the problems of double coincidence of wants, divisibility, portability, durability and value measurement. Money ने ये सारी limitations overcome कर ली. Next question, why is money considered a better store of value than wheat? देखो important question है, आ सकता है. आजकल इस तरह के practical questions भी ज्यादा आते हैं. मनी वीट से बेटर कैसे? फ्रॉम स्टोर ऑफ वैल्यू परस्पेक्टिव. अब वीट को तो आप स्टोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वीट पेरिशेबल है, वो स्पॉइल हो जाएगा इंसेक्ट से, रैट से या मॉइस्चर से. बट मनी जो है वो स्पॉइल नहीं होता. दैट कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो आपने बेसिकली इसका ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट एक्सप्लेन करना है इस आंसर में. Next question, question number 15, again very very important. What are the basic functions of money? It serves as a common medium of exchange. ये हमने कर लिया. So it's accepted by everyone to buy and sell goods and services. Store of value, yes definitely. money को आप save कर सकते हो बाद में use करने के लिए. It does not perish like goods. ठीक है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इस वर्ड को ना थोड़ा 4-5 बार बोलना ताकि कंफर्टेबल हो जाओ इस वर्ड से. बेसिकली इसका मतलब क्या है? डेफर्ड पेमेंट मतलब जो पेमेंट आपको बाद में करनी है, डेफर कर सकते हो आप उस पेमेंट को. सो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट एंड लोन पेमेंट्स.
बैंक से पैसा लिया, उसको आप सब्सिक्वेंटली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स रीपे करोगे. सो इट इज एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट्स टू बी मेड इन future. Next, common denomination measure of value. So it measures and compares the value of all goods and services. आपको पता चल जाएगा ये वाली बुक 50 रुपए की है, वो वाली बुक 70 रुपए की है, तो 70 रुपए वाली जो बुक है वो 50 रुपए वाली बुक से महंगी है. सो मनी होगा तो इट इज इजियर टू कंपेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउ डज मनी सर्व एज वन. देखो, हाउ डज मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो आ सकता है. व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या है, मनी की ही डेफिनेशन लिखी हुई है, बिकॉज मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो इट्स अ कॉमन टूल जो हर बंदा एक्सेप्ट करता है for buying and selling goods and services. So how does money serve as a medium of exchange? Because everyone accepts money. सबको पैसा चाहिए. It eliminates the need for double coincidence of wants. It can be used to buy anything from anyone, anywhere. So again, जो barter system के limitations है वो इस आंसर में हाईलाइट किए हैं. Next question, what is meant by store of value? ये भी हमने बहुत बार बहुत अच्छे से कर लिया. How does money act as store of value? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, उसमें हमने किया था व्हाई इज मनी कंसिडर्ड अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू. ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं मीनिंग क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू का. सो स्टोर ऑफ वैल्यू इज नथिंग बट दैट मनी कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड फॉर फ्यूचर परचेजेस. व्हीट और पेरिशेबल गुड्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, बट मनी डज नॉट रॉट और स्पॉइल. सो बेसिकली मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो फार्मर क्या कर सकता है, ऑक्स को बेच सकता है फॉर मनी एंड देन ही कैन स्टोर दैट मनी सेफली टू बाय थिंग्स लेटर व्हेनेवर ही नीड्स देम. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, गिव एन एग्जांपल. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, दैट मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वे टू मेक पेमेंट्स एट अ फ्यूचर डेट, दैट इज पेमेंट कैन बी डिलेड. आपने किताब ली, वो 100 रुपए की थी, अभी आपके पास 70 रुपए है, आप शॉपकीपर को 70 रुपए दे दोगे और बोलोगे 30 रुपए में बाद में आके दे दूंगा. सो आपने डिले कर दी पेमेंट. अगर शॉपकीपर को पता है कि आप ऑनेस्ट हो, आप बाद में पैसे दे दोगे, तो आपको किताब ले जाने देगा. सिंपल. यही एग्जाम्पल यहाँ लिखा है मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मेंट बाय कॉमन डिनोमिनेशन, हाउ डज मनी एक्ट एज वन. सो कॉमन डिनोमिनेशन का मीनिंग क्या होता है. कॉमन डिनोमिनेशन वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो मेजर करता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसकी वजह से क्या होता है, कंपैरिजन हो पाता है प्राइसेस का. मनी एक्ट्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज एवरी गुड एंड सर्विस कैन बी गिवन अ प्राइस इन मनी. हर कमोडिटी, हर सर्विस की आप वैल्यू पैसे में लगा सकते हो. सो कंपैरिजन इजी हो जाता है. बुक अगर 100 रुपए की है, पेन अगर 20 रुपए का है, तो हम क्या बोलते हैं, जो बुक है वो पेन से 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है. इट्स 5 times more expensive than 10. नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज कॉइनेज, व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कॉइन्स. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉइनेज का मतलब क्या है, मेटालिक मनी. जो कॉइन्स होते हैं दे वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस थी, सो कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, मनी में पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर थोड़ी बहुत लिमिटेशंस कॉइन्स की भी थी, तो पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई. ठीक है, जो नोट होते हैं. एंड जब पेपर करेंसी की लिमिटेशंस थी, वो डिजिटल मनी ने ओवरकम किया. सो सेलिएंट फीचर्स क्या थे एंशिएंट इंडियन कॉइन्स के, दे वर मेड फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और देयर एलॉयज. और इन कॉइन्स को पुराने जमाने में क्या बोला जाता था, कश पन्नास और पन्नास, और उनके ऊपर जो सिंबल्स होते थे उनको बोला जाता था रूपास. अभी जो सिंबल्स होते थे उनपे पंच होते थे, इसलिए पुराने कॉइन्स को बोला जाता था पंच मार्क्ड कॉइन्स. बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स, जो हेड साइड था उसको ऑब्वर्स ऑफ द कॉइन बोलते हैं और जो टेल साइड था वो रिवर्स था, उस पे सिंबल्स और मोटिव्स थे. कौन कौन से सिंबल्स है, एनिमल्स के, ट्रीज के, हिल्स के, किंग्स के, क्वींस के, डेटीज, डेटीज मतलब जिनके आप वर्शिप करते हो. ठीक है, डिफरेंट किंगडम्स हैड देयर ओन कॉइनेज, हर किंगडम का अपना कॉइन सिस्टम था. एंड जो कॉइन्स का मिंटिंग एंड इशू था वो रूलर्स ही कंट्रोल करते थे. मिंटिंग मतलब कॉइन्स का बनना, जिस जगह कॉइन्स बनते हैं उस फैसिलिटी को मिंट कहते हैं, और कॉइन्स बनने के प्रोसेस को मिंटिंग कहते हैं. ठीक है, व्हाट वर एंशिएंट इंडियन कॉइन्स कॉल्ड, दे वर कॉल्ड कश पन्नास और पन्नास. व्हाट वर दे मेड ऑफ, दे वर मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और देयर एलॉयज, और उन पे जो सिंबल्स पंच थे उनको रूपास बोला जाता था उन सिंबल्स को. नेक्स्ट, व्हाट इज मिंटिंग, हु कंट्रोल द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स आज जो आज की डेट में सिक्के हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, आरबीआई. बट एंशिएंट इंडिया
में तो कोई आरबीआई था ही नहीं। तो एंशिएंट इंडिया में जो उस राज्य का राजा था, जो रूलर था, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग एंड इशूइंग द कॉइन्स इन देयर ओन किंगडम। सो हर किंगडम के अपने कॉइन्स थे, जैसे हर देश के अपने कॉइन्स होते हैं, अपनी करेंसी होती है, पुराने जमाने में हर किंगडम के अपने थे। ठीक है, सो मिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स। अ मिंट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कॉइन्स प्रोड्यूस करती है। And in ancient India, minting of coins of a particular kingdom was controlled entirely by its ruler. पुराने जमाने में ऐसा नहीं था कि सिक्के चाहिए तो घर पे मिंट हो रहे हैं, उसकी मिंटिंग राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राजा कंट्रोल करता था उनका इशुएंस। नेक्स्ट, व्हाट सिंबल्स एंड मोटिव्स वर फाउंड ऑन एंशिएंट इंडियन कॉइन्स? नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कॉइन्स के, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया और ये सब, बट हमको पता होना चाहिए। एंशिएंट इंडियन कॉइन्स पे सिंबल्स और मोटिव्स थे ऑन बोथ साइड्स, ऑब्वर्स एंड रिवर्स। ऑब्वर्स इज अ न्यू वर्ड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से मोटिव्स थे? नेचर के मोटिव्स थे। नेचर में क्या आ गया? एनिमल्स, ट्रीज, हिल्स। और कौन से सिंबल्स होते थे कॉइन्स पे? इमेजेस ऑफ किंग्स और क्वींस एंड डेटीज, भगवान के होते थे। एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडियन कॉइन्स के 2 एग्जाम्पल गिवन है हमारी बुक में, ये दोनों। ठीक है, चालुक्यास के कॉइन्स एंड चोलास के कॉइन्स। सो जो चालुक्यास ऑफ कल्याण थे, दे हैड अ वराह इमेज। वराह मीन्स द अवतार ऑफ विष्णु on one side and 3-tiered royal parasol on the other. So you can see there is a avatar of Vishnu on one side of the coin and 3-tiered मतलब 3 layers का royal parasol on the other. चोला coins में क्या है? टाइगर एम्बलम। चोला किंगडम का था, साउथ इंडिया में था। अगर अभी नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ोगे न्यू बिगनिंग्स चैप्टर में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ यू टेक द वेबसाइट मेंबरशिप ना, सो ये सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो स्टडी मटेरियल है उसमें बहुत इमेजेस है, बहुत इजी लगेगा आपको क्वेश्चन आंसर्स करना वंस यू रीड द एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्वर्स एंड रिवर्स ऑफ अ कॉइन? जो सिक्के का हेड एंड टेल होता है वही लिखना है। सो ऑब्वर्स क्या है? हेड है, द साइड ऑफ द कॉइन बेयरिंग द हेड और द प्रिंसिपल डिजाइन। सो वी शुड राइट वर्ड्स लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट होता है, आप ये भी लिख दो कि हेड को कहते हैं, तो देखो फुल नहीं मिलेगा 1 मार्क, हाफ मार्क मिलेगा ये लिख के। सो यू शुड यूज द वर्ड्स प्रिंसिपल डिजाइन। रिवर्स क्या होता है? टेल साइड क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन होता है, जिसमें सेकेंडरी डिजाइन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है या सिंबल होता है। अब तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोटाई, वहां रोमन कॉइन्स मिले हैं, वो हमको क्या बताते हैं? अगर तमिलनाडु में रोम के कॉइन्स मिले तो ऑब्वियसली ये बताते हैं कि तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया एंड रोम में एक्टिव ट्रेड था, वही लिखना है। सो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट पडुकोटाई इन तमिलनाडु। दीज कॉइन्स बेयर द फेसेस ऑफ रोमन रूलर्स। जब सिक्के एक्सकवेट हुए, ये हैं रोमन कॉइन्स। तो कैसे पता चला ये रोम के हैं? क्योंकि इन पे जो इमेजेस छपी हुई थी वो रोम के किंग्स की थी। सो दिस टेल्स अस दैट साउथ इंडिया हैड एक्टिव सी ट्रेड विद रोम एंड रोमन एम्पायर। स्कॉलर्स आल्सो कंक्लूड दैट द ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मींस इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्ट, ये स्कॉलर्स ने कंक्लूड किया है। इंडिया एक्सपोर्टेड वैल्यूएबल गुड्स सच एज स्पाइसेस, पर्ल्स, टेक्सटाइल्स टू रोम एंड रिसीव्ड रोमन गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न। फ्री में थोड़ी ना देंगे रोमन गोल्ड कॉइन्स, कुछ सामान लेते होंगे ना, तो वो सामान क्या था? स्पाइसेस थे, पर्ल्स थे, टेक्सटाइल्स थे। एंड कॉइनेज हेल्प्ड टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। व्हाट इज द रुपी सिंबल? तो आपने ये रुपी सिंबल ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से। हु डिजाइन्ड इट? इट वाज डिजाइन्ड बाय उदय कुमार फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉम्बे। बॉम्बे को अब हम मुंबई बोलते हैं, मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अडॉप्ट किया? 2010 में अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया था बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए कॉइन्स आए। अब कॉइन्स की लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ। बट क्या लिमिटेशंस थी कॉइन्स की? अगर आपको कहीं 10,000 रुपए देने हैं, इज इट इजी टू कैरी 10,000 कॉइन्स? नो। तो वही लिमिटेशंस है, इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ था। वेयर वाज इट फर्स्ट यूज्ड और व्हाई डिड पीपल इवेंचुअली मूव अवे फ्रॉम यूजिंग कॉइन्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस? देखो क्वेश्चन के मतलब को समझना जरूरी है। हायर क्लासेस में ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाली लैंग्वेज यूज की है तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। एसेंस वही होगा, फैक्ट वही है, लिखना वही है, बट उसको पूछने के 10 तरीके हैं। सो आपको क्वेश्चन का मतलब समझना होगा।
ठीक है. So people eventually moved away from using coins for all transactions. या पेपर मनी was introduced because, so जो भी क्वेश्चन की भाषा होगी ओपनिंग लाइन आंसर की उसके अकॉर्डिंग होगी. Because it was difficult to carry large number of coins for big purchases, it was difficult to store large quantity of coins safely, and since coins were made of metal, so obviously they were heavy. So difficult to carry, difficult to store, and heavy. So not easy to transport, difficult to transport. So ये 3 reasons लिखने हैं. So that's why पेपर मनी वॉज इंट्रोड्यूस, क्योंकि वो हल्के थे, कैरी करना आसान था, एंड दे वर मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रांजैक्शंस. पेपर मनी कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था. और इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? लेट 18th सेंचुरी में. So basically it was introduced in 1861, late 18th century. Next, what do you mean by currency and denomination? What are the denominations of Indian currency? Currency क्या होता है? किसी भी country का system of money को currency बोला जाता है. So currency is the system of money used in a particular country. India में रुपी है, अमेरिका में US डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान में येन है. So basically डॉलर, रुपी, येन ये क्या है? ये उन respective countries की currency है. So denomination क्या होता है? Denomination वो units होते हैं जिसमें coins और paper notes issued होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं. सो कॉइन स्मॉलर डिनोमिनेशंस के लिए यूज होता है, पेपर करेंसी हायर डिनोमिनेशन के लिए यूज होता है. इंडियन करेंसी में क्या क्या है? 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज, ये कॉइन्स हैं. एंड पेपर करेंसी किन किन की है? 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का है, 50 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है. पहले 2000 का भी नोट था, बट नाउ इट हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन. अभी भी ये लीगल टेंडर है, मतलब 2000 रुपए का नोट एक्सेप्ट हो सकता है, बट अब आरबीआई इसको सर्कुलेट नहीं करती, आरबीआई इशू नहीं करते. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल्स द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया? ये अभी मैंने ऊपर बताया था. जैसे पुराने जमाने में एंशिएंट इंडिया में रूलर्स कंट्रोल करते थे इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ कॉइन्स, बिकॉज एंशिएंट इंडिया में पेपर करेंसी नहीं थी. प्रेजेंट टाइम में आरबीआई इज द सेंट्रल अथॉरिटी दैट कंट्रोल्स द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया. इट इज नॉट लीगल फॉर एनीबडी अदर देन आरबीआई टू इशू करेंसी. सो आरबीआई के अलावा और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है टू इशू इंडियन करेंसी. क्वेश्चन नंबर 29 यही है जो अभी हम बात कर रहे थे, दैट यू हैव टू कंपेयर द इशू ऑफ करेंसी इन एंशिएंट इंडिया विद प्रेजेंट डे सिस्टम इन इंडिया. तो करेंसी को एंशिएंट इंडिया में कौन इशू करता था? डिफरेंट रूलर्स इशू करते थे, हर किंगडम का अपना कॉइनेज होता था. हमने किया. और प्रेजेंट डे में कौन करता है? आरबीआई करता है. वही लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट इज डिजिटल मनी एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स? हाउ इज इट बेनिफिशियल? डिजिटल मनी क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक इनटैंजिबल फॉर्म ऑफ मनी. इसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. फॉर्म्स क्या है डिजिटल मनी के? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई. यूपीआई का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. डिजिटल मनी के बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है पैसे का फ्रॉम द सेलर बायर्स बैंक अकाउंट. देन इट मेक्स ट्रांजैक्शंस क्विक, इजी, सिक्योर एंड कैशलेस, एंड इट कैन बी यूज्ड एनी टाइम एनीवेयर थ्रू स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्यूआर कोड? देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका फुल फॉर्म आ सकता है. क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड. ये होता क्या है? आपने इस तरह की इमेजेस देखी होंगी, ठीक है. अब तो हर शॉप में होता है. आइसक्रीम वाले भैया है, उनके ठेले में भी आपको ये दिखेगा, स्कैनर. सो दिस इज बेसिकली अ क्विक रिस्पॉन्स कोड. दिस इज अ यूनिक आईडी ऑफ एवरी बैंक अकाउंट बेसिकली. सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वेयर्स रीडेबल बाय स्मार्टफोन्स एंड क्यूआर स्कैनर्स. मोबाइल पे क्यूआर स्कैनर्स की ऐप डाउनलोड हो जाती है. सो क्यूआर स्कैनर से रीडेबल होता है, एंड इसमें रिसीवर के बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है. सो हर बैंक अकाउंट के लिए ये यूनिक होता है. ये यूज कैसे होता है? सेलर डिस्प्ले करता है क्यूआर कोड, बायर स्कैन करता है क्यूआर कोड अपने मोबाइल फोन से, एंड द पेमेंट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बायर्स बैंक अकाउंट टू द सेलर्स बैंक अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मॉडर्न ट्रांजैक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इमेज किसकी है? क्यूआर कोड की है, क्विक रिस्पॉन्स कोड की है. ठीक है. सो यू शुड राइट क्यूआर कोड ब्रैकेट में क्विक रिस्पॉन्स कोड, दोनों लिख देना. इसका रोल क्या है मॉडर्न ट्रांजैक्शंस में? कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ डिजिटल मनी के बेनिफिट्स लिखने हैं, इसमें कुछ नहीं है. सो बेसिकली इट अलाउज डिजिटल पेमेंट्स बाय स्कैनिंग इट विद द स्मार्टफोन. इट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली थ्रू यूपीआई एंड मोबाइल बैंकिंग एप्स, एंड इट मेक्स ट्रांजैक्शंस क्विक, इजी, सिक्योर एंड कैशलेस. डिजिटल पेमेंट्स की 2-3 लाइनें कर लो, वो हर आंसर में फिट हो जाएगा.
What is UPI? Again, a very important question. What does it stand for? UPI stands for United Payments Interface. ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो लॉन्च हुआ था इंडिया में 2016 में, जिससे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ स्मार्टफोन. There is no need for physical cash, and in fact, you don't even have to carry your debit card and credit card anymore. Now, next question: what is the difference between tangible and intangible forms of money? Not very important question. So basically, आपको coins and paper currency and digital money का डिफरेंस बताना है. सो टैंजिबल मनी क्या हो गया? कॉइन्स या पेपर करेंसी. सो टैंजिबल मनी को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. डिजिटल मनी को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते. आप टैंजिबल मनी को कहाँ स्टोर करोगे? वॉलेट्स में स्टोर करोगे, बैंक अकाउंट में स्टोर करोगे. बट क्या डिजिटल मनी को वॉलेट में स्टोर कर सकते हो? नहीं. डिजिटल मनी कांट बी स्टोर्ड इन द वॉलेट, इट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन द बैंक अकाउंट. इसमें जो होता है टैंजिबल मनी में फिजिकली हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफर होता है. डिजिटल मनी जो होता है वो डिजिटली ट्रांसफर होता है बिटवीन बैंक अकाउंट्स. इसका एग्जाम्पल कॉइन्स एंड पेपर नोट्स तो मैंने अभी ऊपर बताया है. एंड डिजिटल मनी का एग्जाम्पल है डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग. Next question, very important. What were some unusual forms of money used around the world in ancient times? हमारे बुक में जो गिवन है, राइस्टोन्स गिवन है, एस्टेक कॉपर टाजाडेरो गिवन है, तेवाऊ गिवन है. इनके बारे में आपने एक एक लाइन लिखनी है. सो अनयूजुअल फॉर्म्स ऑफ मनी यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड वर राइस्टोन्स. राइस्टोन्स को स्टोन मनी भी बोला जाता है. बेसिकली क्या थे? दे वर जायंट डिस्क्स ऑफ रॉक्स. दे वर यूज्ड ऑन याप आइलैंड इन माइक्रोनेशिया. माइक्रोनेशिया के एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन में. एस्टेक कॉपर टाजाडेरो के एक कॉपर चॉपिंग नाइफ यूज्ड एज मनी इन सेंट्रल मेक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका. टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट पे इंडिविजुअली हर इस फॉर्म ऑफ मनी पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, तो उसको रेफर कर लेना. तेवाऊ क्या है? तेवाऊ इज अ रेड फेदर कॉइल. कॉइल ये होता है जो स्पाइरल होता है, मेड फ्रॉम बर्ड फेदर्स. इट वाज यूज्ड एज मनी ऑन सोलोमन आइलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कंपेयर द बार्टर सिस्टम, मेटालिक कॉइन्स एंड पेपर मनी. ये आप पढ़ लेना, ऊपर हमने क्वेश्चन किया था अभी, डिफरेंशिएट बिटवीन बार्टर मनी, वही चीज है. लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2-3 मार्क्स, ठीक है. ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है. गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हाउ मनी इवॉल्व्ड. या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ हैज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम. या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ मनी इन इंडिया. सो स्टार्टिंग से था बार्टर सिस्टम से. बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटीज आई, वो कॉरिशल्स वगैरह, फिर मेटल कॉइनेज आया, फिर पेपर करेंसी आई, फिर डिजिटल मनी आई. इस तरह से करना है. सो ये जो ब्रॉड टाइमलाइन गिवन है ना एवोल्यूशन ऑफ मनी एनसीईआरटी में, इस टाइमलाइन को आपने एक्सप्लेन करना है बेसिकली. सो बार्टर सिस्टम कब आया था? अराउंड 6000 BCE. इसमें क्या होता था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है. बार्टर सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन लिख देना. कमोडिटीज में क्या क्या यूज होता था? कॉरी शेल, सॉल्ट, क्लॉथ एक्सेट्रा वो यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मेटल कॉइनेज में क्या लिखेंगे? एंशिएंट इंडिया में रूलर्स इशूड गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स एंड कॉइन्स मेड फ्रॉम देयर एलॉयज, ठीक है. इनको कश पन्नास और पन्नास बोला जाता था. एंड व्हाई वर दे इंट्रोड्यूस्ड? दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. ये डेट्स कर लेना, ठीक है. बार्टर सिस्टम अराउंड 6000 BCE में आया. कमोडिटीज अराउंड 1000 BCE में आया. मेटल कॉइनेज अराउंड 600 BCE में आया. पेपर करेंसी 1861 CE में आया. हमने पढ़ा था लेट 18th सेंचुरी, ठीक है. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना एंड इंडिया में ये लेट 18th सेंचुरी को इंट्रोड्यूस हुआ था. क्यों हुआ था? बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी कॉइन्स. पेपर करेंसी हल्की थी. एंड डिजिटल मनी 1980 से लेके अब तक यूज होता है. क्या है एग्जाम्पल्स डिजिटल मनी के? एनी 2 मोड्स ऑफ डिजिटल मनी आ गया. सो यू कैन राइट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कुछ भी लिख देना. सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, QR कोड्स, इट्स स्टिल वाइडली यूज्ड फॉर क्विक एंड इजी पेमेंट्स. एंड विद दिस हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट होगा प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स, आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. एंड लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू डाउनलोड द स्टडी मटेरियल, प्लीज विजिट studywithshraddha.in. please visit my website. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.